हेलो एंड वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन बी वाइस एकेडमी। नेपाल और इंडिया की रिलेशनशिप दिन पर दिन काफ़ी ख़राब होते चले जा रहे हैं। पहले नेपाल का है इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट, फिर उसके बाद नेपाल का इंडियन टेरिटरी जैसे लिपुलेख, लिम्पियाथुरा, काला पानी को अपने मैप में दिखाना, और अब नेपाल का इंडियन मीडिया प्राइवेट चैनल्स, सभी इंडियन मीडिया प्राइवेट चैनल का नेपाल में ब्रॉडकास्ट होने पर बैन लगा देना, एक्सेप्ट दूरदर्शन, यानी कि दूरदर्शन का ही केवल अब नेपाल में ब्रॉडकास्ट होगा। इसके अलावा जितने भी इंडियन मीडिया प्राइवेट चैनल थे सभी को बैन कर दिया गया। इसका इम्पैक्ट इंडियन और नेपाल के रिलेशनशिप पर क्या पड़ेगा, नेपाल की गवर्नमेंट या स्पेसिफिकली बोला जाए तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसा क्यों किया, वी डिस्कस ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसा हुआ क्या और ऐसा हुआ क्यों। तो जो नेपाल के फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे नारायण काजी श्रेष्ठ, और इस समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने बताया कि कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट्स के द्वारा हमारे प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली जी के खिलाफ एक बेसलेस प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जो कि टोटली स्टूपिड एक नॉनसेंस थिंग है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्वेश्चन राइज कर रहा हो कि जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्पोक्स पर्सन है वो किस बेसिस प्रोपेगेंडा के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो प्रोपेगेंडा क्या है। पिछले कुछ दिनों से एक इंटरनेट पे एक थ्योरी चल रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि जो चाइना की एम्बेसडर है नेपाल में, हु यांकी, उन्होंने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को हनी ट्रैप कर लिया है, जो कि टोटली बेसलेस, जो कि टोटली स्टूपिड थिंग है। और इस कॉन्स्पिरेसी में इंडियन मीडिया आउटलेट्स भी पड़ गए और इस न्यूज़ को काफ़ी एक्सटेंसिवली उन्होंने कवर किया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। द काठमांडू पोस्ट ने अपने एक आर्टिकल में बताया है कि जो ऐसे मीडिया आउटलेट्स थे वो, उसमें नाम है जी न्यूज़, और अगर न्यूज़पेपरों की बात किया जाए तो उसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम है, जिसमें मैं आपके सामने दो आर्टिकल भी शो कर रहा हूँ जिसमें लिखा है ओली की इसकी है, इसको जो है जी न्यूज़ के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया गया, और जो इसमें एक मीम की तरह बनाया गया है उसको द टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है। तो इसके अलावा कई और भी न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने इसको, इस पूरे खबर को ऐसे पब्लिश किया है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया, जिसमें मेजर गौरव आर्या का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि केपी शर्मा ओली हैज़ ए ग्लैड आई एंड हैज़ बीन हनी ट्रैप्ड बाय चाइनीज एम्बेसी इन काठमांडू। ये सभी चीज़ें काफ़ी ख़राब चीज़ें हैं जिसको नहीं करना चाहिए था। अगर हम बात करें कि नेपाल में जो चाइनीज़ एम्बेसडर है, क्या उनका इंटरफियर है, एक तरीके से बोला जाए तो जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी उसका इंटरफियर नहीं है, तो टोटली उसका इंटरफियर है। और हमारे इंडियन मीडिया आउटलेट्स को इस चीज़ को एक्सटेंसिवली फोकस करके कवर करना चाहिए था कि नेपाल में जो चाइनीज एम्बेसडर है वो किस तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वहाँ नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी में कर रही हैं और वहाँ की गवर्नमेंट में कर रही हैं। अगर हम इस चीज़ को देखें तो द काठमांडू पोस्ट का एक आर्टिकल है जिसमें द काठमांडू पोस्ट कर रहा है कि चाइनीज एम्बेसडर मेकिंग द राउंड्स एट अ टाइम ऑफ इंटरनल क्राइसिस इनवाइट्स मच क्रिटिसिज्म। तो जो द काठमांडू पोस्ट वहाँ का एक ही बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, और वो भी इस न्यूज़ को पूरी तरीके से कवर कर रहा है कि, और सभी लोग चाइनीज़ लोग, सॉरी, नेपाल के लोग भी ये जानते हैं कि चाइना का किस तरीके से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में इंटरफेरेंस हो रहा है, और केपी शर्मा की ओली के सरकार को कैसे चाइना के द्वारा गिरने से बचाया गया है। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि जो द काठमांडू पोस्ट आर्टिकल कह रहा है कि इंटरनल क्राइसिस, किस इंटरनल क्राइसिस की बात हो रही है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, तो उसको चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जानते हैं, इसमें हम ये भी जानेंगे कि जो ओली का एंटी इंडिया स्टांस क्यों है, और वो किस तरीके से नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहा है, या स्पेसिफिकली बोला तो नेशनलिज्म के नाम पे वो किसी से एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहा है नेपाल में, उन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जब फरवरी 2017 में नेपाल में खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, यानी केपी शर्मा ओली की सरकार गवर्नमेंट में आई, तो उसको सत्ता में आने का सबसे बड़ा रीज़न था नेपाल में ओली के द्वारा नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद के नाम पे एंटी इंडिया कैंपेन चलाया गया। यानी कि उन्होंने अपने कैंपेन में बात किया कि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, और जो हमारी डिपेंडेंसी है इंडिया पे अब हम उसको कम करेंगे, और इसको नेशनलिज्म के नाम पे इस तरीके से इस मूवमेंट को चलाया है कि उनकी सरकार फरवरी 2017 में नेपाल में बन जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है, और उस प्रोविज़न के अंतर्गत है कि अगर
कोई सरकार या अगर कोई प्रधानमंत्री चुना जाता है तो उसके चुने जाने के 2 साल के अंदर तक कोई भी अपोजिशन पार्टी उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकती है, जिसका के.पी. शर्मा ओली ने बाकायदे और बखूबी खूब फ़ायदा उठाया और उसके अंतर्गत वो उसी टाइम चाइना के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और चाइना के इन्वेस्टमेंट को काफ़ी अपने नेपाल में बूस्ट किया। लेकिन ये जो लिमिट थी वो फरवरी 2020 में ख़त्म हो गई। उसके बाद दिन प्रतिदिन के.पी. शर्मा ओली अपनी ही पार्टी में काफ़ी वीक होते चले गए और उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनकी सरकार न चली जाए। तो फिर से उन्होंने जो 2017 में एंटी इंडिया मूवमेंट शुरू किया था नेशनलिज्म के नाम पे, फिर से उन्होंने उसको शुरू किया और इस तरीके से वो सोचे कि कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार बचा लें, अपने देश के प्रति की अपने देश में एक नेशनलिज्म की भावना को जगा कर। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके का इंटरनल जो क्राइसिस उनके पार्टी के अंदर हो रहा है। अगर हम बात करें नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में एक रूल है कि कोई भी व्यक्ति एक टाइम पर 2 पदों पर नहीं हो सकता। लेकिन इस समय के.पी. शर्मा ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। तो पूरी तरीके से एक पावर टसल चल रहा है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में पावर को लेकर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में अंदर ही अंदर नेताओं का कहना है या तो के.पी. शर्मा ओली प्रधानमंत्री का पद छोड़ दें या तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ दें। और इसी पूरे सिनेरियो को लेके उनके जो अपोजिशन में एक कंटेंडर खड़ा हो रहा है, उनका नाम प्रचंडा है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये एक तरह का पूरा इंटरनल क्राइसिस जो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर चल रहा है और इस पूरे क्राइसिस को मैनेज करने का काम जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी अपने नेपाल एम्बेसडर हुआ यानकी के द्वारा कर रहा है। तो इस पूरे सिनेरियो को इंडियन मीडिया आउटलेट्स को इस तरह स्पेशली फोकस कवर करना चाहिए था, जिससे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ओली को मौका ना मिले। अब मौका तो मिल ही गया उनको अपने कंट्री में इंडियन मीडिया आउटलेट्स को बैन करने का, जिससे वो एक तरीके से देखा जाए तो अपने नेपाल के लोग अब पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच डे बाय डे ख़त्म करते चले जा रहे हैं। अभी नेपाल में कुछ दिनों पहले पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की बात की गई थी। अब चूँकि कोई इंडियन मीडिया आउटलेट्स वहाँ या कोई तो है नहीं अब जिससे नेपाल के लोगों को पता चल सके कि जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के नाम पे किस तरीके से के.पी. शर्मा ओली अपने गवर्नमेंट को एक लाइफ टाइम के लिए बढ़ाना चाहते हैं। खैर, और इसके अलावा हम और भी कुछ रीज़न जानते हैं कि के.पी. शर्मा ओली कैसे नेशनलिज्म की भावना अपने देश के अंदर जगा सके। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो इंडिया के द्वारा वहाँ शुरू किए गए थे वो टाइम पर ख़त्म नहीं हुए। इंडिया में नेपाल के लोगों के लिए जो रेसिज्म की भावना है, एक तरीके से उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है और नेपाल के लोगों के साथ जो इंडिया का बिहेवियर है वो केवल कल्चरल और लैंग्वेज के आधार पे है। एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखा जाए तो हम उतना उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं हो पाए जितना तेज़ी से और जितनी जल्दी चाइना उनके साथ पार्टिसिपेट हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को आपस में मिलाकर देखा जाए तो नेपाल के जो आम जनता है उसके अंदर एक ऐसा माइंडसेट तैयार किया गया कि इंडिया जो है हमारे लिए उतना अच्छा नहीं जितना कि चाइना। और इसी चीज़ का नेशनलिज्म के नाम पे के.पी. शर्मा ओली ने फ़ायदा उठाया और वो पूरी तरीके से हावी हैं इस टाइम नेशनलिज्म की भावना को लेकर अपने देश में, जो कि गलत है। तो ये पूरा सिनेरियो था क्यों इंडियन मीडिया प्राइवेट चैनल को नेपाल में बैन किया और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।